दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एनपीएस इस विषय पर हमारे पहले 3 वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि एनपीएस क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। हम इस वीडियो में क्या आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जनरली लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टैक्स बचाएं। सेक्शन 80CC D1B एक ऐसा सेक्शन है जो आप सिर्फ एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट्स क्लेम नहीं कर सकते। 80CC D1B की लिमिट है 50,000 रुपये। एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स आप सेक्शन 80C के अंडर भी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, मगर सेक्शन 80C में और भी कई इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस कवर किए जा सकते हैं, लेकिन सेक्शन 80CC D1B स्पेसिफिकली एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। तो क्या हमें ये सेक्शन यूटिलाइज करना चाहिए? दोस्तों, याद रखिए, टैक्स सेविंग कोई कारण नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट्स का। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने एनपीएस क्यों बनाया? ताकि वो अपना पेंशन एक्सपेंडिचर ऑफलोड कर सकें, ताकि वो एक सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म बना सकें जो लोगों की पेंशन की ज़रूरत पूरी कर सके। और यही कारण है कि एनपीएस कंपल्सरी किया गया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन किया हो। एनपीएस इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क और रिटर्न्स दोनों भी बैलेंस्ड होते हैं। और इसीलिए 2009 से ये सारे भारतीयों के लिए निवेश के लिए खोल दिया गया, क्योंकि एक अच्छा मैकेनिज्म ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुका था। आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए अगर आपने कभी रिटायरमेंट सेविंग के बारे में नहीं सोचा, या फिर सोचा मगर कदम नहीं उठाया, या फिर इन्वेस्ट आप करना चाहते थे मगर आपको पता नहीं था कि कहाँ इन्वेस्ट करें। और यदि आपके पास रिटायरमेंट सेविंग को बचाकर रखने का पेशेंस नहीं है तो आपको ज़रूर एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एनपीएस आपको रिटायरमेंट के लिए सेव और इन्वेस्ट करने का डिसिप्लिन देगा। रिटायरमेंट तक ये कॉर्पस लॉक्ड इन रहेगा और स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए ही फिर यूज़ होगा और एक ऑल्टरनेटिव साबित होगा म्यूचुअल फंड्स का। मगर यदि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं और रिटायरमेंट के लिए रेगुलरली सेव और इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए और आपको ये भी पता है कि ये पैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती रहे, जिससे रिटायरमेंट के बाद होने वाले सारे खर्च आप इसमें से पूरे कर सकें, तो फिर एनपीएस आपके लिए नहीं है। उन सभी कारणों के लिए जो नुकसान सेक्शन में हमने एनपीएस के फ़ायदे या नुकसान इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि एनपीएस आपके लिए कितना बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकता है। मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, उनकी एज है 25 साल। उन्होंने 25 साल की उम्र से एनपीएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने इन्वेस्ट किए 50,000 हर साल और सेक्शन 80CC D1B के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम किया। अब क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट किया है, तो हमने अज्यूम किया कि उन्होंने लाइफ साइकिल फ़ंड 75 चूज़ किया होगा, क्योंकि 35 साल की उम्र तक वो लाइफ साइकिल फ़ंड यानी हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। 35 साल की उम्र तक उनका इक्विटी एलोकेशन 75% रहेगा, कॉर्पोरेट डेट एलोकेशन 10% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 15% रहेगा। 35 साल की उम्र के बाद इक्विटी एलोकेशन 4% से हर साल कम होगा, उसमें से 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा और 1% कॉर्पोरेट डेट में, जब तक कि उनका इक्विटी एलोकेशन 15% ना हो जाए। अब पूरे 36 साल बाद उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 18 लाख रुपए। दोस्तों, एनपीएस का इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स स्टॉक्स में होता है, जो कि आपको 12% के रिटर्न्स हर साल दे सकता है। तो यही रिटर्न्स हमने इक्विटी पोर्शन पे अज्यूम किए हैं, और जो डेट पोर्शन है वो आपको 8% के रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इन कैलकुलेशन के हिसाब से फाइनल 36 साल के बाद मिस्टर ए का कॉर्पस होता है 2.2 करोड़। याद रहे, इसमें से सिर्फ 40% बिना टैक्सेस के रिटायरमेंट पर मिस्टर ए निकाल सकते हैं। 40% उनको कंपलसरी एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और जो बाकी का 20% है वो अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स भर कर निकाल सकते हैं, या फिर टोटल 60% एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी याद रहे, एन्युटी प्लान्स के रिटर्न्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होते हैं। दूसरी ओर मिस्टर बी हैं, उन्होंने सेक्शन 80CC D1B का फ़ायदा नहीं उठाया, तो जो 50,000 रुपये वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते थे, उस अमाउंट पर उनको टैक्स लगा।
उनकी भी एज 25 साल है और 50,000 रुपये पे टैक्स भरने के बाद जो रकम बच जाती है वो उन्होंने प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट की। अब ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर बी 5% या 20% या 30% के टैक्स स्लैब में ज़िंदगी भर रहेंगे। अब शुरुआती दौर में हमने अज्यूम किया कि 25 से 27 साल की उम्र तक वो 5% टैक्स स्लैब में थे, 28 से 31 साल की उम्र तक वो 20% टैक्स स्लैब में थे और 32 से 60 साल की उम्र तक वो 30% टैक्स स्लैब में थे। तो इन सालों में उन्होंने अपने टैक्स स्लैब के अनुसार 50,000 रुपये पे टैक्स भरा और बची हुई रकम प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट की। तो पूरे 36 साल इन्वेस्टमेंट के बाद उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 13.17 लाख रुपए। अगर उन्होंने लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया जो अराउंड 12% के रिटर्न्स देते हैं तो 36 साल के बाद उन्हें 2.16 करोड़ इतना कॉपस मिलेगा। अगर वो स्मॉल और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के रिटर्न्स के हिसाब से उन्हें 4.75 करोड़ मिलेंगे, जो कि उनका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम 36 साल का है। तो इतने लंबे समय के लिए स्मॉल और मिड कैप फंड्स पोटेंशियल रखते हैं 15% के रिटर्न्स देने का, और इतने लंबे समय के लिए यही राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा मिस्टर बी के लिए। और सबसे अच्छी बात प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने की है कि ये पूरा जो इनको इतना बड़ा कॉपस मिल रहा है ये पूरा टैक्स फ्री है और इन पर कोई भी बाइंडिंग नहीं है कि इसे ये कहाँ इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मिस्टर बी के 12% के रिटर्न्स का जो कॉपस बनता है 2.16 करोड़, अगर वो हम एनपीएस के कॉपस से कंपेयर करें जो कि 2.2 करोड़ है तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो लाइफ साइकिल फंड 75 के आ जाने से एनपीएस बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट बन गया है। और जब तक ये मिस्टर ए रिटायर होते हैं तो पॉसिबल है कि एनपीएस के बहुत सारे रूल्स चेंज हो जाएं और एनपीएस और भी फ़ायदेमंद साबित हो। अगर मिस्टर ए ने लाइफ साइकिल फंड 75 चूज़ ना किया होता, एक्टिव एलोकेशन के लिए जाते जहां पर मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन सिर्फ 50% तक ही सीमित है, और पूरे 36 साल वो अगर अपना 50% एलोकेशन इक्विटी में रखते और 50% डेट में, तो उन्हें रिटायरमेंट पर 1.64 करोड़ मिलते। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हम हर वीकेंड आपके लिए 2 हिंदी वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।